हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, use Gauss law to obtain expression for electric field due to infinite long thin straight wire with uniform charge density lambda। यह है क्वेश्चन जो है 16, 20 और 23 में अपीयर हुआ है। सबसे पहले हम देंगे इसमें गॉस लॉ की स्टेटमेंट। गॉस लॉ की स्टेटमेंट में आपने लिखना है, गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the surface। That means कि किसी क्लोज सरफेस, कोई क्लोज सरफेस है और सपोज कीजिए कि इसके अंदर चार्ज क्यू इनक्लोज है, तो इसमें से टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? तो हम सिंपली क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ले लेंगे एज पर गॉस लॉ। और ये जो फ्लक्स की वैल्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल होता है इस क्लोज सरफेस के लिए, इसलिए हम इसको बोलते हैं फाई। दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ electric field, and that is equal to q upon epsilon naught times where q is the charge, जहां पर q क्या है? चार्ज है। तो इसमें फिर जो इसकी एप्लीकेशंस है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी जो एग्जाम में पूछी जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर। हमारे पास एक ये चार्ज वायर है और इस पे चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है ये, और इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसी पॉइंट पी के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पी को फाइंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें इसके चारों ओर एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर करना होगा। आप देख सकते हैं, मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये एक गॉसियन सरफेस, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन क्लोज सरफेस हमने कंसीडर कर लिया है, और जो पॉइंट पी है उसकी डिस्टेंस इससे आर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। नाउ आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। तो क्या करेंगे इसके लिए हम? देखो, to find electric field at point P at distance R, consider cylindrical Gaussian surface of radius R। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेडियस R का हम एक Gaussian surface कंसिडर कर लेंगे। नाउ हैज पर दिस स्टेटमेंट कि फाई की वैल्यू जो है वो सरफेस इंटीग्रल होती है, और अगर हम, जैसा कि आपने देखा कि फाई की वैल्यू वो सरफेस इंटीग्रल होती है, तो यहां पर जो सरफेस इंटीग्रल होगा, टोटल सरफेस होगा, वो एक सिलेंडर है, और सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr। तो यहां पर ये एस जो है वो इंटीग्रेशन के बाद ds को जब इंटीग्रेट किया तो वो टोटल सरफेस एस बन गया, और टोटल सरफेस की वैल्यू किसी सिलेंडर के लिए होती है 2πr। इसलिए फाई की वैल्यू हमारे पास आ गई e इंटू 2πr। और दूसरी जो स्टेटमेंट है फाई के लिए कि फाई जो है वो चार्ज जितना इंक्लोज्ड है उसका एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। अब चार्ज क्यों इंक्लूडेड है ये हम जानते हैं, बट ये किसके इक्वल है? हम जानते हैं कि लैम्डा जो है उसकी चार्ज डेंसिटी है। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। तो जो ये आपका लैम्डा है, चार्ज क्यू है और लेंथ एल है, तो यहां से आप क्यू निकाल सकते हैं, तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा एल। तो इस लैम्डा एल को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। तो आप देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई, एक तो ये इक्वेशन हो गई फाई के लिए, और एक इक्वेशन ये हो गई फाई के लिए। दोनों ही फाई की इक्वेशंस हैं, इसका मतलब इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने इक्वल रख दिया दोनों को, और यहाँ से जो कैंसिल हो सकता था उसको देख लीजिए क्या क्या कैंसिल होता है। तो इसमें एल के अलावा और कुछ कैंसिल नहीं होगा, एल एल से कैंसिल हो गया, और जो 2πr है वो यहाँ नीचे आ जाएगा। तो ये 2πr नीचे आ गया, लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई इसी वायर के लिए। ये चार्ज वायर के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने फाइंड आउट यहाँ पर कर दी। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ एक ऑब्जर्वेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर के इनवर्सली
प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे आप वायर से दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। अब इसका एक एप्लीकेशन कह लीजिए, ये क्वेश्चन अपीयर हुआ है 2019 सीबीएसई एग्जाम है, 2023 में भी आया है। इसमें देखिए क्या हो रहा है। An infinite long positive charge straight wire has a linear charge density lambda। बिल्कुल वही जैसा कि जो हमने पहले क्वेश्चन किया। An electron is revolving in a circle with constant speed v। एक इलेक्ट्रॉन है इस सर्कल के चारों ओर मतलब सर्कल में रोटेट कर रहा है इस वायर के अराउंड। द वायर पासिस थ्रू द सेंटर। और जो सर्कल बना जिसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है उसके सेंटर से पास होती है लाइन, एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल। और जो उसका सर्कल है वो वायर के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। मतलब वायर अगर ऐसे है तो सर्कल ऐसे है, तो एक दूसरे के कैसे परपेंडिकुलर हो गए। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आपने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, वो भी कैसे, उसकी चार्ज और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा के टर्म्स में। तो बेसिकली ये एक वायर है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे इसके अराउंड रोटेट कर रहा है, आपने इसकी एनर्जी को फाइंड आउट करना है। बेसिक सी बात ये है। तो एनर्जी को फाइंड आउट करने से पहले हम, क्योंकि एक वायर है और जिस सर्कल में ये रोटेट कर रहा है उसका कोई पॉइंट ले लेते हैं, और इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो अभी हमने कैलकुलेट की कि किसी डिस्टेंस आर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। तो ये देखो हमने यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन में, तो सेम एज इट इज इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। हम इसमें आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि जब कोई भी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल किसी सर्कल में रोटेट करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स F इक्वल टू क्यू ई की इक्वलेंट लगता है, बिकॉज दैट इज रोटेटिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑफ वायर। वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड ई में चार्ज पार्टिकल, अगर कोई क्यू चार्ज का पार्टिकल रोटेट करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है F इक्वल टू क्यू ई। और इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है वो होता है ई, मतलब क्यू की वैल्यू है जो है वो ई है। तो F इक्वल टू क्यू ई जो है वो ई हो जाएगा, मतलब क्यू की जगह हम ई लिख सकते हैं। तो ये फोर्स जो है on the charged particle is given by this one। तो और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अभी फाइंड आउट किया था। तो ये हो गया हमारा फोर्स acting on the electron with charge E। Now if that particle is rotating in the circle, then necessary centrifugal force जो है किसी रोटेटिंग पार्टिकल्स के ऊपर, किसी रोटेटिंग पार्टिकल के ऊपर जो नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी पार्टिकल पर लगता है तो उसकी वैल्यू होती है mv²/r। तो दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही इसको ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तभी वो इसमें सर्कल में रोटेट कर रहा है। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इक्विवेलेंट रख सकते हैं एफ सेंट्री इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहां से ये वैल्यू हो गई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, और ये वैल्यू जो भी आपने फाइंड आउट की फोर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, इन दोनों को हम इक्विवेलेंट रख सकते हैं। और मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है और एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हमें mv² चाहिए होता है, क्योंकि हाफ mv² हमारी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से हाफ mv² बनाने के लिए mv² हम ले लेंगे और r दोनों तरफ से हम कैंसिल हो गया और ये बन जाएगा e लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन। तो इस तरह से अगर हमें काइनेटिक एनर्जी को लिखना है तो mv² की वैल्यू से पुट कर देंगे, जो भी हमने फाइंड आउट की। ये देखो हमने भी वैल्यू जो फाइंड आउट की यहाँ पर लिखते हैं, और ये बन जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी T इक्वल टू E लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एंड इसमें क्या ऑब्जर्वेशंस हैं कि ऑब्जर्वेशंस that it is independent of the radius. Energy is independent of the radius. It's not dependent on radius. So that means your kinetic energy is directly proportional to the wavelength. तो ये आपने देखना है। तो इसमें की ऑब्जर्वेशन ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल रहेगी आपकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा से।
और इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी आया है 2016 और 23 में, जहां पर आप देख सकते हैं कि ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, कि आप ग्राफ को ड्रॉ कीजिए काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लैम्डा। तो जैसा कि आपने देखा कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये आई है और यहां से ये प्रोपोर्शनल है लैम्डा की, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है, ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई कांस्टेंट्स हैं। तो इक्वेशन बन गई y इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म में, मतलब एक लीनियर इक्वेशन बन गई। तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो बिल्कुल ऐसा बनने वाला है, सीधा वाली ग्राफ यहाँ पर बनेगा। ये वही पार्टिकल रोटेटिंग इन अ सर्कल अराउंड अ वायर एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी वर्सेस चार्ज डेंसिटी, जो ग्राफ है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में किस तरह से पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी बुक का। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एंड टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक डायपोल रखें, इसके ऊपर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना टॉर्क लगाएगा, टॉर्क मतलब कितना रोटेटिंग फोर्स इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। और डायपोल क्या होता है, कोई भी एक पेयर चार्जेस का माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं डायपोल। तो इस तरह के सेटअप के ऊपर, इस डायपोल के ऊपर कितना टॉर्क लगने वाला है, कितना फोर्स लगने वाला है, इसकी डेरिवेशन का जो क्वेश्चन है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इसको करना बहुत ईजी है। इसको पूछने का तरीका ये भी हो सकता है कि डिफाइन टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, express it in the vector form, find out the direction along which it acts. What happens if the field is non-uniform? What would happen if the external field is increasing, parallel to P and anti-parallel to P? So this is different another way how it can be asked. अब देखो कि इसको हमें कैसे करना है। सबसे पहले डायग्राम समझिए क्या करना है। यहाँ पर आप देखिए ये जो डायरेक्शन हो गई ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, ऐसे आपने फील्ड को दिखा देना है। फिर इसमें ये जो है डायपोल बना देनी है, यहाँ माइनस क्यू हो गया और ये प्लस क्यू हो गया। अब यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वैल्यू होगी प्लस क्यू ई, और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू हो गई माइनस क्यू ई। और ये डायपोल जो है ये आपके फील्ड के साथ थीटा एंगल यहाँ पर बना रही है। डायपोल मूवमेंट पी हो गई और 2a जो है दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन हो गई। ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। इसके बाद इसमें लिखना क्या है, कौन से स्टेप इसके अंदर आपने लेने हैं वो आप देख लीजिए। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, पहले जो आपने कंसीडर किया है वो सभी आपने मेंशन कर देना है कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू ए एंड बी रिस्पेक्टिवली प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Let 2a be dipole length and theta be the angle between dipole moment P and electric field E. फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू इज माइनस क्यू ई, क्योंकि आप जानते हैं कि फोर्स की वैल्यू होती है क्यू ई। तो चार्ज क्योंकि माइनस का है तो इसलिए फोर्स की वैल्यू भी माइनस क्यू ई हो जाएगा। तो फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू इज माइनस क्यू ई इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, एंड फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू इज प्लस क्यू ई इन द डायरेक्शन ऑफ ई। तो सब आप जानते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। टॉर्क की मैग्नीट्यूड क्या होता है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमें आइदर ऑफ द फोर्स, क्योंकि हमारे पास दो फोर्स होते हैं, एक यहाँ फोर्स लग रहा है एक यहाँ फोर्स लग रहा है, तो इनमें से जो ये फोर्स है, क्योंकि सेम फोर्स है और मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, तो इसलिए हमें मैग्नीट्यूड चाहिए यहाँ फोर्स का, जो कि हमारे केस में क्यू ई हो जाएगा। और दोनों फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब एक फोर्स ऐसे लग रहा है एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ये तो हो गई बिल्कुल लीनियर डिस्टेंस। और जो ये है ये वाली, ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, एंगल यहाँ पर थीटा है, ये आपका हाइपोटेनियस इस ट्रायंगल में 2a बन गया। तो आप जानते हैं आपको ये परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा। ये p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2a साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी 2a साइन थीटा बन जाएगी। तो इसको हम यूज कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ऐसे हमें चाहिए टॉर्क जो है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आपकी फोर्स की वैल्यू हो गई और ये जो है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू हो गई। और जब आप क्यू और टू ए को ऐसे सेपरेट करके लिख सकते हैं और बचा हुआ ए साइन थीटा जो है आप ऐसे आराम से लिख सकते हैं। तो वी ऑलरेडी नो कि पी जो है डायपोल मोमेंट होती है क्यू इनटू टू ए,
तो जहाँ क्यू वन टू टू है वहाँ उसकी जगह हम पी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर ये पी हमने लिख दिया और ई साइन थीटा अलग से आ जाएगा। तो टॉर्क हो गया आपका पी ई साइन थीटा। और वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप साइन थीटा बराबर नहीं लिखना चाहते और वेक्टर थीटा में रह जाते हैं तो इसको पी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ए क्रॉस बी जो है वो होता है ए बी साइन थीटा। तो इसका यूज करते हैं, इसको कर सकते हैं। अगर ये फील्ड की डायरेक्शन है और आपका डायपोल भी ऐसे ही इसी डायरेक्शन में प्लेस है, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो आप देख सकते हैं दोनों के बीच में जो है एंगल वो जीरो होगा। एंगल हो गया थीटा की वैल्यू जीरो। तो यहाँ पर ये रहेगा मोस्ट स्टेबल, मतलब देयर विल बी नो टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम। और जब फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से है और डायपोल की डायरेक्शन जो है वो ऐसी है, तो एंगल हो गया 180 डिग्री। तो इस केस में ये अनस्टेबल होगा। That is the unstable equilibrium. So equilibrium is of two type, stable equilibrium and unstable. Theta 0 पर stable और 180 पर unstable. इस क्वेश्चन में एक और सब केस इसने डिस्कस किया था कि अगर ये जो फील्ड था, जैसे कि हमने पैरेलल लाइन से शो किया कि फील्ड जो है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। बट अगर ये यूनिफॉर्म ना हो तो दैट मीन्स कि कुछ लाइंस बहुत क्लोज हैं और कुछ लाइंस दूर दूर हैं और कुछ फिर क्लोज हैं। तो ये इस तरह का फील्ड आपका होता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर आप किसी डायपोल को प्लेस कर देते हैं तो क्या उस पर फिर भी टॉर्क लगेगा? अगर लगेगा तो कितना लगेगा? नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? देखो, क्योंकि आपका जो फील्ड है अब वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो यहाँ पर जो प्लस क्यू ई पे क्यू पे फोर्स लग रहा है प्लस क्यू ई, और यहाँ पर जो लग रहा है माइनस क्यू ई, अब वो सेम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर फील्ड डिफरेंट है और यहाँ पर फील्ड डिफरेंट है। तो फोर्स इज डिफरेंट हो गई, तो वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे बिकॉज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स एंड दिस फोर्स इज डिफरेंट। दे आर नॉट कैंसिलिंग आउट ईच अदर इक्वली एज इन द अर्लियर केस, जब आपका चार्ज जो था प्लस क्यू और माइनस क्यू था और फोर्स जो था वो प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई था, दोनों एक दूसरे के इक्वल थे। फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया था और नेट नेट फोर्स जो है डायपोल पे वो जीरो था, ओनली टॉर्क वाज एक्टिंग। बट नाउ as there is net force on the system on the dipole, so there will be net force। अब ये फोर्स जो क्या करेगा, ये जैसे ही हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा, डायपोल कैन आइदर मूव दिस वे और दिस वे, मतलब along with torque it can have translatory effect also। फोर्स जिधर ज्यादा होगा या जिधर कम होगा वो इधर उधर टॉर्क को मूव करवा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही मेंशन किया गया है कि सिंस E is different at each charge, the force QE and minus QE do not cancel out the dipole experience non-zero net force। So अगर इसका एक्सप्रेशन हमने लिखना हो तो force can be written as P। So this is the expression for force, it is not simply now QE। QE की बजाय अब हमें इस तरह से इसको लिखना होगा। और आपका वही रहेगा P cross E, but what it will do, the dipole generally experience a torque, this one that attempts to align it with the field। और टॉर्क जो होता है वो क्या कोशिश करता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाए, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब आती है, जब आप your डायपोल को इसे अलाइन करवा देते हो, फील्ड के साथ अलाइन करवा देते हो। दिस इज योर डायपोल, इस पोजीशन से ये यहाँ पर आके ये फील्ड के साथ अलाइन हो गई, तो इसको हम बोलते हैं कि फोर्स की टेंडेंसी क्या है? फोर्स की टेंडेंसी है टॉर्क को फील्ड के साथ अलाइन करवाना। बट व्हेन इट इज पैरेलल, अगर डायपोल जो है पैरेलल है तो नेट फोर्स जो है उसको इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करवा सकता है, या उसकी तरफ लगेगा, मतलब फोर्स जो है वो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लगेगा जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, माइनस क्यू प्लस क्यू। तो जो नेट फोर्स लगने वाला है, पहले केस में तो नेट फोर्स नहीं लग रहा था लेकिन अब नेट फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या करेगा? नेट फोर्स जो है वो बढ़ते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्ट करेगा। और जो एंटी पैरेलल अगर हुआ था, मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में वो डायपोल, और ये डायरेक्शन ए की है और ये डायरेक्शन पी की है, अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, तब जो नेट फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। तो ये सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है और फिर से पूछा जा सकता है, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हाउ यू कैन राइट।
द स्पेशल केस फॉर द नॉन यूनिफॉर्म फील्ड आल्सो। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए डिस्टेंट पॉइंट सिचुएटेड ऑन द एक्सिस एंड अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन। काफी फेमस क्लासिकल क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये वेरियस एग्जाम्स में पूछा भी गया है, डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। तो बच्चे इस क्वेश्चन को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल अलोंग द एक्सिस लाइन के नाम से जानते हैं। और एक्सिस लाइन क्या होती है? जैसे ये कोई डाइपोल हो गया आपका, और तो इसकी जो एक्सिस लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे आप कह सकते हैं, या लाइन अलोंग इट्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो इसको एक्सिस लाइन बोलेंगे। और इसका जो वर्टिकल एक्सिस है, इसके अलोंग जो लाइन है उसको बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। तो इन दोनों ही लाइंस के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है, दोनों के डेरिवेशन आपको करने होते हैं, और बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आइए हम इसको करते हैं कि कैसे आप, कौन कौन से स्टेप आपको यहाँ लिखने होंगे। सबसे पहले डायग्राम बना लेना है, यहाँ पर शो करना है आपने कि ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है, फिर सेपरेशन दिखा के यहाँ पर शो कर देना है माइनस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच में 2a सेपरेशन दिखानी है। पी मैग्नेट जो आपके बैकवर्ड मोमेंट है वो लिख देनी है, जो कि इसकी वैल्यू होती है क्यू इंटू 2a। और फिर क्या करना है, जिस पॉइंट के ऊपर आपने एक्सिल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उसको पी से शो कर देना है। तो जो नेगेटिव चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड होगा, इसका इनवर्ड। नेगेटिव के कारण इनवर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, ये प्लस क्यू हो जाएगा। बस ऐसा डायग्राम बना के अब आपको बारी बारी से प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू को लिखना है, फिर माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू को लिखना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए आपके लिए वही जनरल फॉर्मूला E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, मतलब ये 1/4πε0 जो है कांस्टेंट जो है आपको लिखना होता है, और इसको मल्टीप्लाई करना होता है यहाँ चार्ज और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब जो एक्चुअल डिस्टेंस है चार्ज से उस पॉइंट तक की जहां पर आप फील्ड फाइंड कर रहे हैं। तो आपके केस में जो डिस्टेंस है प्लस क्यू, वो आपकी कितनी हो गई है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक ये आपने आर लिया है, तो आप इसके कारण प्लस क्यू के कारण चार फील्ड यहाँ निकाल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस आपको चाहिए। तो ये डिस्टेंस अगर निकालनी है तो आप देखिए कि ये टोटल आर में से अगर ये ए पार्ट माइनस कर दें तो आपके पास ये पार्ट बचता है जो कि है आर माइनस ए, तो इसलिए हम लिखेंगे आर माइनस ए। और जब हम ये चार्ज लेंगे दूसरे केस में, तो ये टोटल डिस्टेंस लेंगे, आर यहाँ तक हो गई और ए ये हो गई, तो टोटल कितनी हो गई, आर प्लस ए। तो एक बार हम आर माइनस ए लेंगे और एक बार हम आर प्लस ए लेंगे, और नेट फील्ड जो है टोटल फील्ड वो दोनों का सम होगा, क्योंकि एक चार्ज नेगेटिव है तो इसलिए सम की बजाय हमें माइनस लिखना होगा, और दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे। जो कांस्टेंट हैं, सॉरी जो कॉमन है उनको हम कॉमन बाहर लिखेंगे, यहाँ भी ये कॉमन है दोनों, तो ये कॉमन बाहर आ गए, ब्रैकेट में जो बचा इसको आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा। और इसमें हम क्या अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है टू ए ये बहुत स्मॉल है, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ डाइपोल इटसेल्फ that distance between the charges is very small. So this is very small as compared to R. So we can ignore it and we can ignore its higher powers. क्योंकि जितनी वैल्यू स्मॉल होगी उसकी हायर पावर्स को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि ए स्क्वायर जो है अगर इग्नोर हो गया तो ये बन जाएगा आपका आर स्क्वायर इन टू स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर। लेकिन एक आर ऊपर है तो आर अपॉन आर फोर जो बन जाएगा 1/r3। देखो यहाँ पर ये R3 आ गया, और ऊपर बचा 4QA। तो 4QA को हम लिख सकते हैं 2QA इंटू 2 QA। तो ये तो P हो गया। अब ये जो है ये 2P बन गया, तो इसलिए इसको हम 2P लिख सकते हैं, क्योंकि 2QA जो है वो P होता है। और ये तो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर एक्सेल लाइन। और इसके बाद जो है आप इक्वेटर लाइन के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम देखेंगे
electric field due to dipole along the equatorial line. तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इक्वेटोरियल लाइन कैसे होती है कि हम चार्ज यहाँ पर लिया और एक यहाँ पर लिया, डाइपोल बन गई, और यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट जो है वो पॉइंट जो है वो कहलाएगा पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो ये हमारा डाइपोल हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू, ए ये टोटल डिस्टेंस जो है वो तो ए हो गई, ये आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। अब ई के ऊपर जो प्लस क्यू चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और पी के ऊपर जो माइनस क्यू चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब हम बारी बारी से दोनों को कंपोनेंट वाइज देख लेते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स। सपोज दिस एंगल थीटा, अगर ये यहाँ पर थीटा बन रहा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। तो कोई हमारे पास एंगल थीटा हो ऐसे ही और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो, तो इस तरफ कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा और इस तरफ होगा परपेंडिकुलर की तरफ ई साइन थीटा। और जो ये वाला कंपोनेंट है नीचे की ओर, इस कंपोनेंट यहाँ पर कॉस कंपोनेंट होगा और ये जो है साइन कंपोनेंट होगा। तो आपने देखा कि कॉस कंपोनेंट दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं और जो साइन कंपोनेंट है वो एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है। तो साइन कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे बिकॉज दे आर इक्वल एंड अपोजिट, एंड cos component will come along on the same line। जो ये ग्रीन लाइन दिखाई गई है इस ग्रीन लाइन पे ही दोनों कंपोनेंट cos कंपोनेंट आ जाएंगे। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि चार्जेस की पोलैरिटी डिफरेंट है बट देयर मैग्नीट्यूड इज सेम, देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। नाउ हमारा जो इसमें मोटिव रहेगा इसी कंपोनेंट को हमने पी पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसका जो तरीका है मेथड है वो यही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं 1/4π क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चार्ज लेंगे और डिस्टेंस आप देख सकते हैं दोनों की सेम ही है। अगर ये ए है तो ये आर है तो ये एक परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, और इसमें हाइपोटेन्यूज जो है वो बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट होता है, तो ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगी क्योंकि ये परपेंडिकुलर आर है और बेस ए है। और इस ट्रायंगल में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में भी ये आर है ये ए है और ये हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगी। तो दोनों डिस्टेंसेस सेम है, प्लस क्यू चार्ज से भी और माइनस क्यू चार्ज से भी। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ माइनस क्यू चार्ज है। तो हमें कैलकुलेट करना है ई कॉस थीटा कंपोनेंट्स ड्यू टू बोथ द चार्जेस। तो पहले हम ए प्लस क्यू, यू कैन सी दैट दिस इज सेम, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो ये यहाँ पर रूट था, यहाँ पर रूट था क्योंकि स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। सिमिलरली एट और माइनस क्यू ऑल्सो, यहाँ पर जो रूट था ये भी स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस में स्क्वायर होता है तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास टू इक्वेशंस आ गई हैं और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड that will be the sum of cos component due to plus q charge and cos component due to minus q charge। इन दोनों की वैल्यूज को हमने पुट कर देना है as they are same in magnitude। you can see e plus q is equal to minus q, तो 1 and 1 2, ये 2 हो जाएगा 2 e plus q cos थीटा, और आप इस ट्रायंगल में cos थीटा की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं because this is a right angled triangle, this is your base, this is your perpendicular and this is your hypotenuse। now cos theta इस ट्रायंगल में क्या होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर, सॉरी बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस आपका a है और हाइपोटेन्यूज आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो ये cos थीटा की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं फ्रॉम दिस ट्रायंगल। तो अब देखिए यहाँ पर ये cos थीटा की जो वैल्यू है हमने पुट करनी है, ये cos थीटा की वैल्यू को पुट करना है और इसको 1/2 की पावर की फॉर्म में लिख लेना है सो दैट कि हम पावर्स को इजीली एड अप कर पाए। सो नाउ इट इज टाइम टू
plug in all the values. This is 2, this is your P plus Q value, and this is your cos theta value. So all values have been plugged in. अब इनमें आप देखिए कि यहां पर पावर कट, तो इनमें आप देखिए यहां पर पावर जो है 1 है और यहाँ 1/2 है, तो 1 + 1/2 हो जाएगी 3/2। तो आप देख सकते हैं ये पावर हो गई 3/2। बाकी सब कुछ आप देख सकते हैं ये QA2, तो 2QA होता है P, तो इस P को हम यहाँ पर लिख देंगे। और फिर वही जैसे हमने एक्सेल लाइन के लिए किया था, the approximation, because this A is very very small as compared to R, so A square can be ignored। जब इसको इग्नोर करेंगे तो ये इग्नोर हो गया, आर स्क्वायर की वैल्यू 3/2 रह जाएगी, और आप देख सकते हैं स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा R3। तो ये R3 यहाँ आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो दिस इज गिवन बाय। सो इन आवर प्रीवियस रिजल्ट एट द एक्सेल लाइन द फॉर्मूला वाज लाइक दिस। ये फॉर्मूला था, ये एक्सप्रेशन हमारी एक्सेल फील्ड के लिए आई थी, और हमारे इक्वेटोरियल फील्ड के लिए जो वैल्यू आई है वो ये वैल्यू आई है। तो दोनों में क्या हम डिफरेंस देखते हैं कि जो एक्सेल फील्ड की वैल्यू है वो ट्वाइस है इक्वेटोरियल फील्ड की वैल्यू से। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एक्सेल फील्ड एंड इक्वेटोरियल फील्ड। या हम सिंपल वर्ड्स में कहें कि जो एक्सेल फील्ड पे वैल्यू होती है वो इक्वेटोरियल फील्ड के दो नाम होती है, दैट इज फील्ड एट इक्वेटोरियल फील्ड, इक्वेटोरियल लाइन इज लेस as compared to the axial field. So that is all about your electric field at equatorial line and axial line. Now pick up the next question. आपने अपना पेस बना के रखना है, बिकॉज आपको जो है ये सब PYQs जो है पूरी तरह से करने हैं, कोई भी स्किप नहीं करना है, तभी जाके आप अपने एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हैं, क्योंकि दीज आर द मिनिमम लेवल जो है आपका होना चाहिए एक एग्जाम, फिजिक्स एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं उसके लिए ये मिनिमम क्वेश्चंस हैं। और इन क्वेश्चंस में से ही जो 2 मार्कर्स हैं, 3 मार्कर्स भी निकल के आते हैं। इस वीडियो के बाद हम एक और वीडियो जो है बनाएंगे जिसमें हम स्पेसिफिकली जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको टेकअप करेंगे। पर हमारी प्रायोरिटी पहले क्या होनी चाहिए, हमें पहले इसको करना है, इन सभी PYQs को करना है, और उसके बाद हम हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को जो है करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम्स में आया हुआ है। A charge is distributed uniformly over a ring of radius A. Obtain an expression for the directed in density E at a point on the axis of the ring. Show that for points at large distances from the ring it behaves like a point charge. हमारे पास एक रिंग है, इसका एक्सेल लाइन है, और इस एक्सेल लाइन के ऊपर हमें कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, बिकॉज दिस इज चार्ज रिंग, ये चार्ज है रिंग। इस चार्ज रिंग के कारण जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू हमें किसी एक्सेल लाइन पे फाइंड आउट करनी है, और फिर ये दिखाना है कि अगर ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट बहुत दूर हो जाए, फार अवे, तो तब ये रिंग जो है एक पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, नॉट एज ए रिंग बट बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज। तो दिस कैन बी इजीली शोन। तो आप यहाँ से डायग्राम से देख सकते हैं, यू कैन सी, यहाँ पर आप देखिए कि ये जो रिंग है, इस रिंग में ये रेडियस ए है, हम इस एक्सेल लाइन के ऊपर कोई पी पॉइंट यहाँ पर लिया, और इस पी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस हमारी बन जाएगी, और ये डिस्टेंस जो है वो आर बन जाएगी। अब देखिए कि ये एंगल थीटा होगा, ये हमारा एक्स डी ई कंपोनेंट मतलब कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, और ये हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन। तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ डी क्यू एलिमेंट हमने यहाँ पर लिया है टॉप पर, तो सेम एलिमेंट सिमेट्री से यहाँ भी होगा, और जब आप यहाँ देख सकते हैं 2 पर, तो इसके लिए भी ऐसा ही, इसकी डायरेक्शन ये होगी ऊपर की तरफ, थीटा एंगल यहाँ बनेगा, तो इसका भी एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक हमारा
जो कॉस कंपोनेंट होगा। तो आप देखिए कि साइन कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, और जैसे हमने इक्वल लाइन पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था, वैसे यहाँ भी साइन कंपोनेंट्स कैंसिल होकर कॉस कंपोनेंट बचने वाला है। तो हमें इस कॉस कंपोनेंट को कैलकुलेट करना है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो इसमें जो है, अब देखिए कि हमें क्या क्या कंसिडर करना होगा। वी कैन कंसीडर a ring of radius a carrying total charge q distributed uniformly. Let P be the point on the axis of the ring at distance r from its center O. Now, first step is consider a small charge element with length dl and charge dq. जो लेंथ एलिमेंट है वो dl हो जाएगा, और चार्ज जो है स्मॉल चार्ज dq हो जाएगा, जो ये रिंग पे हमने यहाँ पर कंसीडर किया है। तो हम जानते हैं कि चार्ज की वैल्यू होती है lambda into l, lambda l. In our case, charge is dq, lambda is linear charge density, and dl is small length element dl. And further, जो lambda है उसकी वैल्यू होती है चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। टोटल चार्ज q है, और टोटल लेंथ जो है वो सर्कल की सर्कमफ्रेंस है। सर्कमफ्रेंस 2 पाई r होती है, लेकिन हमारा रेडियस a है, तो 2 पाई a हो जाएगी। तो इसलिए लैम्डा की जो वैल्यू है वो ये हो गई, और डी एल यहाँ पर ऐसे आ गया। तो दिस इज योर डी क्यू। तो एक स्टेप के बाद अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि जो ये ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एस हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ये आर है और ये ए है, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो डिस्टेंस भी आ गई। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, 1/4πε0 के अलावा चार्ज और डिस्टेंस का स्क्वायर। तो दोनों ही वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हैं। तो हम डी क्यू जो हमने वहां फाइंड आउट किया था उसको पुट कर सकते हैं, या अभी इसको डी क्यू ही लिखेंगे, और जो डिस्टेंस है इसका इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप में, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि कॉस कंपोनेंट जो है वो एक्सल लाइन के अलोंग होगा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन जो है दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो cos टी ई cos थीटा जो है वो अलोंग द एक्सिस होगा, और डी ई साइन थीटा जो है वो नॉर्मल टू द एक्सिस रहेगा। और सिमेट्री से साइन कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, दे विल कैंसिल आउट। सो ओनली cos components will add up. To find the total field, we have to integrate dE cos theta. सभी cos components जो है वो इंटीग्रेट कर दी जाएंगे dE के, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E मिल जाएगा। तो इसमें cos थीटा की वैल्यू को पुट करना होगा। cos थीटा हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल से बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस हमारा r है, हाइपोटेनियस s है, तो r की वैल्यू और ये s, इस तरह से हम cos कंपोनेंट को, cos थीटा की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो डी की वैल्यू ये हो गई जो अभी हमने फाइंड आउट की थी, और कॉस की वैल्यू ये हो गई जो अभी हमने फाइंड आउट की है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, दिस होल इज कांस्टेंट, ओनली वेरिएबल इज डी क्यू। तो जो वेरिएबल है वो इंटीग्रेशन में रहेगा, बाकी सब यहाँ पर इंटीग्रेशन से कांस्टेंट वैल्यूज बाहर आ जाएंगी। ये पावर 1 थी और ये 1/2 थी, 1 और 1/2 ऐड होके 3/2 बन गई। तो अब हम जो हमने डी क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट किया था 2/2 पाई ए, ये हम अब पुट कर सकते हैं। तो बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू एक्चुअली क्यू, so we have to return the value of q here. तो यहाँ पर हमारे पास डी क्यू की वैल्यू जो है वो q पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं है। तो हमने q अपॉन जो ये यहाँ पर सब कुछ एज इट इज आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, r as it is, r square 3/2 as it is, only what change is there, only integration of dq resulted into the value q. बस ये यहाँ पर डिफरेंस होगा। इसके बाद जो है हम इसमें अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, बाकी ये हमारी डेरिवेशन होगी इसी पॉइंट टी के ऊपर एक्सेल लाइन ड्यू टू रिंग। तो अब इसमें
लार्ज जो डिस्टेंस अप्रोक्सीमेशन का इसमें सब केस था कि अगर आर जो है मच मच लार्जर देन द वैल्यू ऑफ ए, देन वी कैन इग्नोर द वैल्यूज ऑफ ए। हम ए स्क्वायर की वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं। तो इससे बन जाएगा हमारा आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। यहां से स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास R3 बचने वाला है। तो हमारी ये वाली एक्सप्रेशन, इसमें ये इग्नोर करने पर हमें ये मिलने वाला है, you will get this one, and here R can be cancelled with R, so it reduces to this value। और अगर हम ध्यान से देखें, ये वही वैल्यू है जो इलेक्ट्रिक फील्ड टू 2 पॉइंट चार्ज होती है, 1/4πε0 Q/R²। So that is the proof that at large distance from the ring behaves like a point charge। तो ये भी यहां से प्रूफ हो गया, it behaves like a point charge। Now let us take up the next question। Find the electric field intensity due to uniformly charged spherical shell at a point outside the shell, inside the shell, plot the graph of electric field with distance from the center of the shell। शेल क्या होती है? जैसे कोई आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, जैसे फुटबॉल है। फुटबॉल is hollow inside and it's like a shell, it has a surface but hollow inside। तो इस तरह की कोई शेल है और इसको चार्ज कर दिया गया है, और चार्ज करने पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। कौन कौन से पॉइंट पे? सपोज करो ये शेल है, ये इसका रेडियस है, हमें यहाँ पर सरफेस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, इनसाइड पर क्या है और आउटसाइड पर क्या है, तीनों पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। इसी सेम क्वेश्चन को ये कितनी बार देखो आया हुआ है, 16, 17, 19, 20, 21, ये डिफरेंट तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको इसेंशियल है करना। यूज गॉस लॉ, obtain the expression for electric field of a uniformly charged thin spherical shell of radius r at a point outside the shell। Draw a graph showing the variation of electric field for r greater than r and r less than r। तो ये सब वही सेम क्वेश्चन को डिफरेंट वे से पूछा है। तो चलिए, बहुत सिंपल सा एक डेरिवेशन है जिसको कि हम 2-3 स्टेप में इजीली कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, पहले डायग्राम को ड्रॉ करना। ये हमारी शेल हो गई, और फिर आपने शो करना है कि इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इस पे चार्ज को शो कर देना है। फिर इसमें सेंटर ओ, और जो इसका रेडियस है शेल का, उसको देना है कैपिटल आर। ये मिस्टेक कर देते हैं कई बच्चे, इसमें प्रेफर करना है कि आप शेल का जो रेडियस लो वो कैपिटल आर लो, और जो कोई आउटसाइड पॉइंट है जिसपे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं उसको आप स्मॉल आर लो। और इस पॉइंट से गुजरता हुआ कोई गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर कर लेना है। और यहाँ पर गॉसियन सरफेस क्यों कंसीडर किया? क्योंकि जहां भी इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना होता है, वैल्यू को फाइंड करना होता है, हमें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है, क्योंकि हमें गॉस लॉ को अप्लाई करना है। तो बेसिक साइज में क्या फंडा रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह से आता है। एक तो हमारा गॉस लॉ से आ जाता है, एक हमारा जो है जो सरफेस इंटीग्रल वाला फॉर्मूला है उससे आ जाता है। तो दो इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, कोई स्मॉल एरिया एलिमेंट गॉसियन सरफेस पे ds लेना है, और ds का जो एरिया वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया, E और ds में एंगल 0 हो गया। आप जानते हैं कि फ्लक्स की जो वैल्यू है वो होती है E ds cos थीटा। cos थीटा में 0 वैल्यू होने से E ds इंटू 1 यानी कि E ds, और जब आप ds को इंटीग्रेट करेंगे तो E s बन जाएगा, और s जो है आपका सरफेस एरिया। तो मतलब फाई की वैल्यू ES बन जाएगी किसी स्फीयर के लिए जहां पर S उसका सरफेस एरिया होगा। तो हम इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, और अगर आप पूरा एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि फाई कैसे ES बना, तो वो भी शो कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि इन विच वे यू वांट टू गो। नाउ आई हैव यूज्ड इट डायरेक्टली कि फ्लक्स जो है ES है, और S की वैल्यू जो है गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया है, जो कि होता है स्फीयर के लिए 4πr²। तो एक वैल्यू हमारे पास फ्लक्स की आ जाती है इस एनालॉजी से, और दूसरी वैल्यू फ्लक्स की आती है हमारे पास गॉस लॉ से, जो कहता है कि फ्लक्स जो है वो
जितना चार्ज इनक्लोज्ड है उसका एप्सिलॉन नॉट टाइम्स अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें फ्लक्स मिल जाता है। और जो चार्ज है उसकी वैल्यू होती है सिग्मा इंटू ए। ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द शेल, that is equal to q, so that you can put here q की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की। और ये एप्सिलॉन नॉट, ये एरिया जो है ध्यान रखना आपने, ये गॉसियन सरफेस का एरिया नहीं होगा, यहाँ पर ये आपकी शेल का एरिया होगा जो कि होगा 4 पाई आर स्क्वायर। So basically you got two equations for phi, this one and this one. As they are both equal to phi, they can be equated. इनको हम इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करने पर क्या होगा, 4 पाई से कैंसिल हो गया और ई की वैल्यू जो है आपकी बन गई सिग्मा आर स्क्वायर साइन नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो किसी पॉइंट पी आउटसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस फॉर्मूले से गवर्न होगी। और यहां से हम क्या इंफर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे सेल से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी रिड्यूस होती जाएगी बाई 1 ऑन आर स्क्वायर। अब इसमें सब केस हम डिस्कस कर सकते हैं कि अगर हम शेल के सरफेस पर हों, तो शेल के जब सरफेस पे ये पॉइंट पी यहां से खिसक कर यहां पर आ जाए, तो आप देखेंगे कि आर और आर दोनों सेम हो गई, यानी कि आर इज इक्वल टू आर हो जाएगा। तो आप बस इतना ही करना है, आर और आर को सेम रख देना, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और लास्ट केस इसमें बचता है कि इनसाइड की शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। अब हमने कहा कि चार्ज जो है आउटसाइड है शेल के, यहाँ पर चार्ज है, इनसाइड कोई चार्ज नहीं है। जब इनसाइड द शेल कोई चार्ज ही नहीं है तो फिर फ्लक्स भी कुछ भी नहीं होगा, फ्लक्स जीरो होगा। अगर फ्लक्स जीरो है तो ई एस की वैल्यू भी जीरो होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने वाला है। तो ये बात आपने यहाँ पर तीसरा केस डिस्कस कर लिया। और इसमें एक बात आपने याद रखना है कि अगर ये एक शेल ना हो के कंडक्टिंग स्फीयर हो गया तो उस केस में ये डिफरेंट होगा, उसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इन तीनों सब केसेस को यहाँ ग्राफिकली भी आप शो कर सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक कोई फील्ड नहीं था, मतलब इनसाइड कोई फील्ड नहीं था। यहां पर एकदम से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैक्सिमम आप देख सकते हैं एट द सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। और जैसे जैसे आप बाहर जाएंगे ये ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा, प्रोपोर्शनल होगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर से। तो दिस इज द ग्राफ टू शो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ spherical shell।